गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्रेनियम का लैटरल इरेक्ट प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। इसमें हम सीखेंगे इनकी एनाटॉमी, टेक्निक फैक्टर, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट पोजीशनिंग, सेंटरिंग पॉइंट, फ्रैक्चर और जो इमेज में हम इंक्लूड करते हैं क्रेनियम के व्यू को करते समय वो क्या क्या करते हैं। यहाँ पे 3 वर्ड कभी कभी देखने को मिलते हैं। सबसे जो पहला पार्ट दिख रहा है क्रेनियम, यहीं पे जो दूसरा आप देखे होंगे जो फेशियल का पार्ट है लैटरल व्यू, इसी में होता है एक स्कल का लैटरल व्यू रेडियोग्राफी। तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग डेफिनेशन को समझना। जो क्रेनियम का पार्ट होता है ओवरऑल, जो हमारे सामने जो क्रेनियम का स्ट्रक्चर है, जो हमारे सामने जो 8 बोन इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे किसी भी टाइप के फ्रैक्चर का होना, सिस्ट का होना, डिजीज का होना, उसे कवर करने के लिए फेशियल पार्ट पे जो हमारे सामने जो फेशियल जो बोन है 14 बोन, इसे कवर करने के लिए। तीसरा, अगर स्कल रेडियोग्राफी पूछा जाए, ओवरऑल जो हमारे सामने 22 बोन होती है, हमारी क्रेनियम में 8 और जो फेशियल में हमारी 14 बोन, इसके साथ जो ईयर में होती है वो 6 होती हैं, 3 इस साइड होती हैं और 3 हमारी राइट साइड होती हैं। जैसे शॉर्टकट जो ट्रिक होती है सिम होती है, तो हमारी 3 इधर होगी 3। अगर ओवरऑल बात करें तो हमारे सामने जो होगी वो 28 बोन होगी। तो स्कल रेडियोग्राफी अगर कभी भी आए तो स्कल में पूरे ओवरऑल यहाँ पे किसी भी टाइप की इंजरी हो रखी हो, हमारे जो क्रेनियम का हो, फेशियल पार्ट हो, मैंडिबल पार्ट हो, तीनों को इंक्लूड करके जब हम बोलते हैं स्कल रेडियोग्राफी। तो यहाँ पे आप क्लियर तरीके से डेफिनेशन समझ चुके होंगे कि क्रेनियम का यहाँ पे जो 8 बोन में फ्रैक्चर हो रहा है, फेशियल में जो 14 बोन में फ्रैक्चर हो रहा है, और जो स्कल रेडियोग्राफी है वो 22 बोन में जो हमारा फ्रैक्चर हो रहा है, उसे देखने के लिए हम जो प्रोजेक्शन करवाने वाले हैं उसके बेस पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब समझते हैं अगले पॉइंट को। तो यहाँ पे समझते हैं कि हमारा जो क्रेनियम का एक्सरे होगा उसके इंडिकेशन क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे जो स्कल फ्रैक्चर डिटेक्शन, यानी कि स्कल वाले बेस पे जो भी हमारा फ्रैक्चर हो गया उसे देखने के लिए, जैसे फ्रंटल पार्ट हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, पैराइटल हो गया, इन सब पार्ट को कवर करने के लिए इवेल्युएट हेड ट्रोमा या किसी भी टाइप की इंजरी हो रखी हो जब करेंगे। क्रेनियल बोन और जो फ्यूचर है उसके असेसमेंट के लिए, जो भी इंट्राक्रेनियल जो कैल्सिफिकेशन है उसे डिटेक्ट करने के लिए। एग्जामिन जो पिट्यूटरी फोसा है, यानी कि जो हमारे सामने जो सेला ट्रेसिका होती है उसे कवर करने के लिए। आइडेंटिफाई बोन लेसन, ट्यूमर, इन्फेक्शन, इन सब को देखने के लिए। स्टडी जो भी हमारे इंट्रा जो क्रेनियल प्रेशर है उसमें अगर किसी भी टाइप का जो उभार आया हुआ उसे देखने के लिए हम इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। यही है हमारा क्रेनियम का जो मेन पॉइंट होता है कि कब कब एक्सरे को कंफर्म करा जाता है। और भी इसके साथ साथ कई वेस हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही हो जब भी कर सकते हैं, कोई हल्की सी स्वेलिंग हो रही हो जब भी कर सकते हैं, इन सब को देखने के लिए भी हम करते हैं। इसके अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब होगा, तो अनस्टेबल ट्रोमा पेशेंट, जहाँ पे पेशेंट ना खड़े हो पाए और ना सही से बैठ पाए, जब इसे अवॉइड करते हैं वहाँ पे हम रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लेटे होंगे और वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल रे के साथ, और जो रेडियोग्राफिक कैसेट होगी वो वर्टिकल इरेक्ट हम प्लेस करेंगे, देन हॉरिजॉन्टल बीम का यूज करके व्यू को परफॉर्म करेंगे। लेकिन उस समय जब भी अगर पेशेंट के बहुत ज़्यादा इंजरी हो रखी हो तो स्टैंडिंग पोजीशन और सिटिंग इरेक्ट पोजीशन को हम अवॉइड करते हैं। पेशेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर नेक इंजरी हो रखी हो, जब इसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि लैटरल में जो हेड हो उसे रोटेट करना पड़ता है, हो सकता है कि नेक वाले एरिया में और भी ज़्यादा इंजरी हो जाए। अनकोऑपरेटिव पेशेंट हो या अनकॉन्शियस पेशेंट हो जो बिना सपोर्ट के व्यू ना कंप्लीट करने के लिए ना हो पाए, उस कंडीशन में इसे अवॉइड करते हैं। सीवियर पेन हो या साथ में जो भी पोजीशन है उसे मेंटेन कोई भी पेशेंट ना कर पाए, उसमें हम इसे अवॉइड करते हैं। और प्रेगनेंसी केसेस में इसे हमेशा अवॉइड करा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा रेयर केस में करना है तो डॉक्टर की सलाह के साथ प्रिंसिपल, जैसे कि अलारा प्रिंसिपल या जो रेडिएशन डोज वाले जितने भी पार्ट होते हैं उसे यूज करके हम उस व्यू को परफॉर्म करते हैं। ये जो हमारे दोनों पॉइंट है, ये एग्जाम में लिखने से हमें इजीली तरीके से आधा नंबर, 1 नंबर इन्हीं पॉइंट में मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम बात करते हैं कि जो इसकी टेक्निक होगी, यानी कि कौन कौन सा बेस देखा जाएगा। तो कैसे 24/30 सेंटीमीटर और 30/40 सेंटीमीटर का यूज होता है, यानी कि हमारे सामने जो यूज होगा, यहाँ पे हमारे सामने 10/12 इंच रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज, 11/14 इंच का यूज, 14/17 इंच का यूज हम इसमें यूज करते हैं। ये तीनों हमारे लिए सफिशिएंट होती है क्रेनियम के व्यू को करने के लिए।
बक्की में कर सकते हैं, टेबल टॉप के ऊपर कर सकते हैं, वर्टिकल कैसेट होल्डर में कर सकते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा वर्टिकल कैसेट होल्डर का भी यूज होता है और यहाँ पे हमारा जो यूज होगा वो टेबल टॉप का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन, अगर कोई भी ट्रोमा केसेस है तो टेबल टॉप के ऊपर वर्टिकली हम रेडियोग्राफिक कैसेट को प्लेस करेंगे, देन परफॉर्म करेंगे। और हमारे सामने अगर वीसीएच की बात हो तो कैसेट होल्डर में पहले से ही हमारी जो रेडियोग्राफिक कैसेट है वो इंसर्ट हो रखी है। अगर हम केवीपी की बात करें तो हमारे सामने 65 से 90 यूज होगी। मिली एम्पेयर सेकेंड की बात करें तो 17 से 40 तक एक एवरेज यूज होगा। अगर एफएफडी फोकल टू फिल्म डिस्टेंस की बात करें तो 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक इसका यूज होता है। कॉमन मिस्टेक की बात करें तो हेड का रोटेशन होना, बहुत ज़्यादा होना, जब ये व्यू हमारा गलत हो सकता है। इनकरेक्ट जो भी हमारे इंटरपिपलरी जो लाइन है उसकी अलाइनमेंट, जैसे कि देख सकते हैं ना हमारी एमएसपी लाइन हमारी एंगल में आ रही और ना हमारे सामने आईपीएल लाइन एंगल में आ रही, तो ये हमारी जो रोंग डायरेक्शन है ये हमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। रोंग सेंटरिंग पॉइंट, जहाँ पे हमें एरिया कवर करना है वहाँ पे ना आके ईयर के बीचों बीच कवर कर देना, मैंडिबल पार्ट पे कवर कर देना, आउटर कैंथस ऑफ दी वाले एरिया पे कवर कर देना, तो ये हमारे सबसे ज़्यादा गलती होती है। मोशन ब्लर होने के चांस होते हैं अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, पुअर कोलिमेशन का होना, इनकरेक्ट एक्सपोजर फैक्टर का रखना, और जो भी हमारे सामने जो आर्टिफैक्ट होते हैं जैसे कि जो मेटेलिक आर्टिफैक्ट, जैसे कि यहाँ पे गूगल्स हम रह गए, यहाँ पे जैसे लेडीज़ क्लिप पहनती है हेयर में उसे रह गई, ईयरिंग हो गई, तो इन सबको हमें रिमूव करवाना होता है। कहीं ना कहीं हमारे सामने ये आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये थे कॉमन मिस्टेक और ये थी हमारे सामने टेक्निक। अभी तक आपको 2 नंबर का कवर कर दिया गया है, जिसमें इंडिकेशन के पार्ट को, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, टेक्निक में जितने हमारे सामने व्यू हैं और कॉमन मिस्टेक में 2 नंबर 10 नंबर में इजीली तरीके से यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसमें पेशेंट की पोजीशनिंग होगी वो कैसे होगी। तो पेशेंट की पोजीशन के लिए पेशेंट को मे बी स्टैंडिंग और सिटिंग इरेक्ट पोजीशन में बैठाया जाता है। सबसे जो सुटेबल माना जाता है वो स्टैंडिंग पोजीशन माना जाता है। अगर ओल्ड एज है तो वहाँ पे सिटिंग इरेक्ट पोजीशन का यूज करेंगे, यानी कि एक रेडियोग्राफिक हम यानी कि चेयर लेंगे, चेयर के ऊपर पेशेंट को बैठाएंगे, देन उसके बाद जो हेड रहेगा वो हमारे इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में रहेगा, फेशियल पार्ट, और जो बैक वाला पार्ट रहेगा ऑक्सीपिटल वाला ये एक्सरे ट्यूब की साइड में रहेगा। जब इतना एरिया हो जाएगा तो इमेज रिसेप्टर के साइड अगेंस्ट में जो हेड होगा एक साइड का एरिया हमें कवर करना है। अगर ये हमारा जो है राइट वाला एरिया अगर हम कांटेक्ट में ला रहे हैं तो लेफ्ट वाला होगा, यहीं पे अगर लेफ्ट वाला एरिया कांटेक्ट में लाएंगे तो राइट वाला एरिया हमारा अपर साइड होगा। इसके लिए इसके साथ साथ जो इमेज रिसेप्टर के पैरेलल हमारी एमएसपी लाइन, यानी कि जो देखेंगे ये जो एमएसपी लाइन है ये हमारी इमेज रिसेप्टर के पैरेलल आनी चाहिए। जो आईपीएल लाइन है इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर आनी चाहिए, यानी कि ये दोनों जो लाइनें हैं एमएसपी और आईपीएल लाइन एक दूसरे के राइट एंगल हो। शोल्डर को हल्का सा रोटेटेड स्लाइटली कर सकते हैं, यानी कि शोल्डर हल्का सा हम रोटेटेड करेंगे जिसकी वजह से हमारे सामने जो व्यू हैं ये क्लियर तरीके से हमारा ट्रू लैटरल पोजीशन में आ सके। जब इतना हो जाएगा तो चिंग को हल्का सा एडजस्ट करना होता है कि जो हमारा हेड है ये ट्रू लैटरल पोजीशन में आ जाए, यानी चिन है हल्का से एडजस्ट करेंगे कि हमारे सामने जो हेड का स्ट्रक्चर है ये पूरी तरीके से हमारा ट्रू लैटरल पोजीशन में हो। जब इतना एरिया हो जाएगा तो हमारा जो फ्लोर है यानी कि जो हमारा इमेज रिसेप्टर है इसके पैरेलल जो हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल लाइन है ये, यानी कि नीचे वाली लाइन ऑर्बिटल की जो इंफ्रा ऑर्बिटल लाइन है ये हमारी कॉन्टेक्ट में रहेगी। और इसके साथ साथ एक हम रेडियोलुसेंट पैड का यूज कर सकते हैं जो हमारा पोजीशनिंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये थी हमारे सामने पेशेंट की पोजीशनिंग। अब इसे एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेयर या सिटिंग इरेक्ट के लिए और एक स्टैंडिंग पोजीशन का यूज करना है। पेशेंट सबसे पहले सामने रहेंगे, सामने देखेंगे, फेस वाला पार्ट इमेज रिसेप्टर के कांटेक्ट में रहेगा और जो बैक वाला पार्ट है ऑक्सीपिटल पार्ट ये हमारा रहेगा एक्सरे ट्यूब की साइड में। जब इतना एरिया हो जाएगा जिस साइड हमें ज़्यादा सस्पेक्ट है फ्रैक्चर का, जोन सा पार्ट हमें उसके रेडियोग्राफिक कैसेट के कांटेक्ट में लाना है उसे हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के साथ हमें ये देखना है कि जो हमारी एमएसपी लाइन है, ये जो लाइनिंग वाइट वाली देख रहे हैं ये हमारी एमएसपी लाइन है, ये मिड सैजिटल प्लेन हो, इमेज रिसेप्टर के पैरेलल होनी चाहिए। और जो आईपीएल लाइन है इंटरपिपलरी लाइन ये हमारे इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर हो। ये जो दूसरी एक दूसरी लाइन है ये हमारे राइट एंगल हो।
शोल्डर को हल्का सा स्लाइटली रोटेट करना है। अगर आप राइट एंगल कर रहे हैं तो राइट वाला शोल्डर कॉन्टेक्ट में लाएंगे, इसे हल्का सा बीच में स्पेस देंगे तो आपके सामने व्यू परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर ये अपोजिट साइड हेड करेंगे आप दूसरी साइड में, तो जो हमारा शोल्डर है लेफ्ट वाला, ये हमारा कॉन्टेक्ट में रहेगा और राइट वाले शोल्डर में हल्का सा उभार आएगा, जिसकी वजह से हमारे सामने ट्रू लैटरल हेड पोजीशन फिक्स हो जाएगी। चिंग को हल्का सा एडजस्ट करना है कि हमारे सामने ट्रू लैटरल जो पोजीशन है वो मेंटेन हो सके। फ्लोर के पैरेलल में हमारी इंफ्राऑर्बिटल लाइन आनी चाहिए और एक रेडियोलुसेंट पैड का हमें यूज करना है। अब बात करते हैं हम इसमें सेंट्रल रे की। तो सेंट्रल रे हमारी इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर जाएगी, यानी कि अगर आप वर्टिकल कैसेट होल्डर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रेज आएगी वो हॉरिजॉन्टल रे यूज होगी, और अगर आप यहाँ पे रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो यूज होगी वो वर्टिकल रे हमारे सामने यूज होगी। जब इतना एरिया हमारा कवर हो जाएगा तो हमारे जो सेंटरिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर जो सुपीरियर एंड पोस्टेरियर टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यानी कि जो ईएम जॉइंट वाला स्ट्रक्चर है इसके 5 सेंटीमीटर ऊपर यानी कि 2 इंच ऊपर और 2 इंच पीछे की साइड में इसकी सेंटरिंग पॉइंट फोकस रखना है। जो हमारे सामने हॉरिजॉन्टल रे रखेंगे तो जिसके बेस पे फोकस करेंगे तो हमारे सामने जो इसका स्ट्रक्चर है ओवरऑल क्रेनियम का, ये सारा का सारा पार्ट हमारे सामने इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखे कि हमारे सामने जो सेंटरिंग पॉइंट क्रेनियम के पार्ट को कवर करने के लिए जो ईएम जॉइंट से 2 इंच ऊपर और 2 इंच पीछे की साइड में हमें अक्सर रखना होता है। फ्रैक्चर की बात करें तो हमारे सामने जो लीनियर स्कल फ्रैक्चर शो होता है, यानी कि अगर स्कल का फ्रैक्चर है तो लीनियर फ्रैक्चर शो होगा। डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर होगा, यानी कि किसी चीज़ के चोट लगने की वजह से जो फ्रैक्चर होता है वो अंदर की तरफ दब जाता है। जो बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होगा समटाइम विजिबल होता है। पेराइटल बोन फ्रैक्चर होगा, टेम्पोरल जो बोन फ्रैक्चर दिखेगा, ऑक्सीपिटल बोन फ्रैक्चर दिखेगा, या क्रेनियल किसी भी टाइप की जो ट्रोमा एबनॉर्मलिटीज होगी वो हमें इसमें शो होने के लिए दिखेगी। तो ये फ्रैक्चर थे, ये सेंटरिंग पॉइंट थे। अभी तक आपके अगर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाए, अगर एक ही व्यू लैटरल का पूछा जाए तो आपके सामने 6 से 7 नंबर के कंटेंट क्लियर हो चुके हैं। और हमेशा याद रखना कि व्यू में जब भी आप अगर एक इमेज बना देते हैं तो 1 नंबर ईजिली तरीके से वहाँ पे आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारे सामने इमेज की विशेषता, यानी कि क्या क्या पार्ट हमें इंक्लूड करना होता है। तो सबसे पहले इंटायर जो भी स्कल है, यानी कि स्कल वाला एरिया, स्कल वैसे ओवरऑल है तो इंटायर स्कल का जहाँ तक हमारी जो पार्ट है, यानी कि जो बोन है ऑक्सीपिटल का जो नीचे वाला एंगल, ये हमारा सारा का सारा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं सुप्रीम पोज जो हमारा ऑर्बिटल रूफ है सुप्रीम पोज्ड होना चाहिए। जो मैंडिबुलर जो रेमी एरिया है ये हमारा सुप्रीम पोजिशन होना चाहिए। जो क्रेनियल वोल्ट है ये हमारा विजुअलाइजेशन होना चाहिए, डेमोस्ट्रेट होना चाहिए। फ्रंटल पार्ट, पेराइटल पार्ट, ऑक्सीपिटल बोन, यानी कि हमारे सामने फ्रंटल पार्ट हो गया, ये बैक साइड वाला ऑक्सीपिटल पार्ट हो गया, अपर वाला पेराइटल पार्ट हो गया, ये हमारा टेम्पोरल पार्ट हो गया, स्फेनॉइड, इथमोइड, ये सारे के सारे हमें एंगल क्लियर होने चाहिए। विजुअल होना चाहिए, जो भी हमारा सेला टर्सिका है वो हमारा यहाँ पे विजुअल होना चाहिए स्ट्रक्चर के बेस पे। साथ में जो भी बोनी डिटेल है बिना मोशन ब्लर के हमारे सामने यूजफुल और क्लियर दिखनी चाहिए। ये व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि एक ये स्कल के साइड व्यू के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। साथ में जो भी बोन अलाइनमेंट होती है, जो हमारा क्रेनियल जो काउंटर होता है वो हमारे सामने क्लियर करता है। यूजफुल इमरजेंसी और ट्रोमा केसेस में सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। किसी भी तरह के घाव, किसी भी तरह के फ्रैक्चर को डिटेक्ट करता है। साथ में सेला टर्सिका क्लियरली हमारे सामने डेमोस्ट्रेट करता है। और इरेक्ट पोजीशन जो हेल्प करता है वो भी हमारे सामने जो डेमोस्ट्रेट करता है, जो भी हमारे सामने एयर फ्लूइड लेवल होती है जो कुछ कंडीशन में हमारे सामने ये क्लियर तरीके से शो कर सकता है। तो आज का जो हमारा व्यू था क्रेनियम का लैटरल व्यू कैसे करते हैं, आई होप लैटरल व्यू से जो भी डाउट हैं आपको क्लियर हो चुके हों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट ओम व्यू के साथ। थैंक यू।